प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग ब्लड के विषय में, रुधिर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, इसे संवहन ऊतक भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ब्लड को तरल ऊतक क्यों कहते हैं? यहाँ तरल शब्द आ गया है, फ्लूइड शब्द आ गया है। तो आपको बता दें कि ब्लड ही, रक्त ही वह ऊतक है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी ऊतक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब ब्लड को हम संवहन ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में या अन्य जीवों के शरीर में ब्लड विभिन्न वस्तुओं को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आने अर्थात ढोने का काम करता है। इसलिए हम ब्लड को संवहन ऊतक भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में एक विशेष तरह की कोशिका होती है जिसे हम लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स, लाल रुधिर कणिकाएं, जिनके कारण ब्लड लाल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं, इनका रंग लाल क्यों होता है? तो इनकी सतह पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उस हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। इसमें हीम यानी लोहा होता है, लौह तत्व होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। अब यह जो लौह तत्व होता है, इसी के कारण हीमोग्लोबिन लाल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह लौह तत्व क्यों लाल होता है? तो यह आयनिक अवस्था में पाया जाता है, फेरस एंड फेरिक फॉर्म में। Fe++ जो फेरस फॉर्म होता है, Fe+++ जो फेरिक फॉर्म होता है। तो इस आयनिक अवस्था के कारण हीमोग्लोबिन का हीम लाल होता है। तो जनरली जो इसका उत्तर आता है, जैसा बहुविकल्पी में उत्तर दिया हो, चॉइस दिया हो, आरबीसी के कारण अथवा हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। अब इस ब्लड को दो भागों में बांट सकते हैं। इसका पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट होता है इसका प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट होता है कणिकाएं, कार्पुसेल्स, रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पुसेल्स, ब्लड कार्पुसेल्स। अब प्लाज्मा किसे कहते हैं? यदि रुधिर में से सभी कणिकाओं को हटा दिया जाए, सभी कोशिकाओं को हटा दिया जाए, तो जो शेष भाग बचता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा में सबसे अधिक जल होता है। इसके अतिरिक्त इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अवशोषित भोज्य पदार्थ, हार्मोन, एंटीबॉडीज तथा हिपैरिन, प्रोथ्राम्बिन एंड थ्राम्बिन इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें जो हिपैरिन होता है, यही वह पदार्थ होता है जिसके कारण ब्लड शरीर के अंदर जमने नहीं पाता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जैसे ब्लड बाहर निकलता है तुरंत जमने लगता है, लेकिन वही ब्लड जब शरीर के अंदर होता है तो नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हिपैरिन पाया जाता है। और जो प्रोथ्राम्बिन और थ्राम्बिन प्रोटीन्स होते हैं, जब ब्लड कहीं त्वचा कटने से बाहर निकलता है तो हवा के संपर्क में आने पर यही प्रोथ्राम्बिन तथा थ्राम्बिन धागे जैसी संरचनाओं में जाल बना लेते हैं, जिसके कारण ब्लड का थक्का जम जाता है। अब ये कणिकाएं कितने तरह की होती हैं? तो ये 3 तरह की होती हैं, जिनको हम संक्षेप में आरबीसी
WBC एंड प्लेटलेट्स, इनको लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स कहते हैं। इनको इरिथ्रोसाइट्स, इनको ल्यूकोसाइट्स एंड इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो आरबीसीज होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, यही फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं और शरीर में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में ले आती हैं। जिस व्यक्ति में आरबीसी की कमी हो जाती है उसको एनीमिया रोग हो जाता है। महिलाओं में यह कमी ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए महिलाएं ज्यादा एनीमिक होती है नेचुरली रूप से। अब ये जो WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये भी कई तरह की होती हैं। इनको कणिका में एवं अकणिका में दो भागों में बांटा गया है, फिर उनके भेद भी पाए जाते हैं। ये शरीर के अंदर सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो शरीर में आए हुए हानिकारक पदार्थों इत्यादि को नष्ट कर देती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती हैं, इसीलिए हम स्वस्थ रहते हैं। जिस व्यक्ति में WBC कम हो जाता है वह जल्दी बीमार होने लगता है। अब जैसे एड्स का विषाणु यदि हमारे शरीर में आ जाता है तो वह इसी WBC को नष्ट करता है, जिससे वह व्यक्ति एक साथ कई रोगों से ग्रसित हो जाता है और अंतोगत्वा उसकी मौत हो जाती है। ये सुरक्षा प्रदान करती है। और ये जो प्लेटलेट्स हैं, जिनको पट्टिकाणु भी कहते हैं, इनका मुख्य काम क्या है? जब त्वचा कट जाती है तो वही प्रोथ्राम्बिन और थ्राम्बिन के साथ मिलकर यह ब्लड की क्लॉटिंग करती हैं। त्वचा पर जब कहीं कट जाता है तो जो खून बहने लगता है उसको बहने से रोकती हैं, वहां पे खून का थक्का बना देती हैं। और शरीर के अंदर जो झिल्लियां होती हैं वहां भी ये खून के बहने को रोकती हैं। जब किसी व्यक्ति को डेंगू का वायरस चला जाता है तो वह किसको खाता है? वह प्लेटलेट्स को नष्ट करता है। और जब प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है तो उस व्यक्ति को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे अंत में उसकी मौत हो जाती है। नाक से, कान से, आंख से खून निकलने लगता है, अंदर झिल्लियां फट जाती हैं, उनसे खून निकलने लगता है और डेंगू में बड़ी कष्टदायक मौत हो जाती है। तो ये आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स जो ब्लड की कोशिकाएं हैं, इनको हम कणिका भी कहते हैं। प्रश्न होता है कोशिका होती हैं तो फिर इनको हम कणिका क्यों कहते हैं? तो क्योंकि ये कण जैसी होती हैं, अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, क्योंकि इनको पतली पतली केशिकाओं में अंदर दौड़ना होता है, इसीलिए उनको हम कणिका कहते हैं, कार्पोसेल्स कहते हैं। सेल्स होते हुए इनको हम क्या कहते हैं? कार्पोसेल्स कहते हैं। अब ब्लड को ऊतक क्यों कहते हैं? होता है ना कि यह संवहन ऊतक है, यह तरल ऊतक है, तो ब्लड को ऊतक क्यों कहते हैं? तो ऊतक की सीधी सी परिभाषा है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, क्योंकि ब्लड में भी कोशिकाओं का समूह होता है। आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स इन कोशिकाओं का समूह हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और चूंकि यह कोशिकाओं का समूह होते हुए ब्लड क्या होता है? बहता है, इसीलिए हम ब्लड को तरल ऊतक कहते हैं। अभी बताया आपको, केवल ब्लड एक ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी ऊतक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब बेटा बता दें आपको कि ब्लड कैंसर क्या होता है, कैंसर किसे कहते हैं? तो अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज नोन एज कैंसर। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि ही कैंसर कहलाती है। तो जब हमारे शरीर में आरबीसी, WBC, खासकर प्लेटलेट्स की संख्या अनियंत्रित हो जाती है, बहुत अधिक बन जाती है, तो ब्लड अपना नेचुरल जो इसका कार्य है, ऑक्सीजन को ले जाना, पोषक तत्वों को ले जाना, उत्सर्गी पदार्थों को किडनी में ले आना, यह अपना काम करना बंद कर देता है, ठीक से कार्य नहीं करता है और कुछ ही दिनों में व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग ब्लड के विषय में पढ़े, इसको आप अपनी कॉपी पर लिखकर याद कर लेंगे। थैंक यू।